हेलो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम बाल विकास से ले आए हैं चैप्टर। तो बाल मृत्यु दर के जो भी बीमारियां हैं वो ले आए हैं। तो चलिए, स्वागत है हमारे चैनल एस ग्रो एजुकेशन में। और जो चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और कमेंट करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो उनको समय से मिले और सही से मिले। ठीक है, चलिए तो हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। आज कुछ बीमारियां हैं जो उनसे संबंधित रोग हैं, ये बताएंगे। ठीक है, चलिए। भारत में बाल मृत्यु दर के कारण, चलिए देखते हैं कौन कौन से कारण है। दो कारण है इसमें बाल मृत्यु दर के। शिशु मृत्यु दर के कारणों में दो वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है अंतरजातीय कारण, नंबर 2 है बहिर्जातीय कारण। अंतरजातीय कारण देखिए क्या है। इसके अंतर्गत बच्चे के जन्म के समय कम वजन होना, जन्म के बाद दम घुटना तथा जीवन में प्रारंभिक दिनों में ही पालन पोषण में कमी, ये मुख्य कारण है। देखिए, अंतरजातीय कारण जो होता है, अंतरजात कारण, और ये आ सकता है कि बच्चों में जो दम घुटने या लालन पालन, ये अंतरजातीय बहिर्जातीय कौन से कारण है। मान लो ऑप्शन दे दिया गया कि बच्चों के जन्म मृत्यु दर के कारण कौन कौन से हैं, तो कारण तो बहुत सारे होते हैं। अगर उसमें दम घुटना, कम वजन, पालन पोषण या मृत्यु दर अंडर वेट या कुछ भी अगर ऐसा नहीं दिया है, मान लो अंतरजात दिया है, तो अंतरजात ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, ये होता है जो जन्म बच्चे में, मतलब माँ के अंदर ही जब बच्चा पेट में होता है ना, तभी उसके अंदर कुछ न कुछ कमियां होती हैं। अगर उसमें सही से उसका बच्चे का विकास नहीं हुआ है, अंडरवेट है उसका, सही से मतलब किसी अंग का कमी है, या जन्म के बाद तुरंत दम घुट गया, या कोई मतलब ऐसे कमी आ गई बच्चे में, या पालन पोषण में तुरंत हुआ, उसके बाद देखो अंडरवेट तो है, या कमजोर तो है, उसमें ऑलरेडी उसमें आईसीयू में रखने लायक है, तो बच्चे में अगर इतना वो है तो वो उसकी वजह से बच्चा मृत्यु का कारण बनता है। ठीक है, बहिर्जात का कारण देखिए क्या है। इसके अंतर्गत बीमारियों को मुख्य रूप से रखा जाता है, जैसे निमोनिया, संक्रामक पराश्रयी रोग, दुर्घटना आदि। जैसे बहिर्जात मतलब कि बाहर आने के बाद बच्चा स्वस्थ तो हुआ, सही हुआ, जन्म अच्छा हुआ, उसका भार भी सही है, वेट भी सही है और विकास भी अच्छा हुआ है। उसके बाद उसके अंदर कोई बीमारी आ गई, संक्रामक हो गया, हैजा हो गया, या दुर्घटना कोई घट गई उसके साथ, क्योंकि बच्चा है, कुछ भी हो सकता है ना। अगर कोई दुर्घटना घट गई, असमय उसका मृत्यु हो गई, तो एक ये होता है, ये बहिर्जातीय कारण होता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं कि अनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं। कभी कभी मृत्यु कई कारण से होते हैं। बीमारियां एक ही से अधिक तथा मृत्यु दर के ह्रास की प्रवृत्ति प्रारंभिक शब्दावली को, ये बता दिया मैंने, समझा दिया, वही है। अनुवांशिक रोग में चलिए देखते हैं कौन कौन से अनुवांशिक रोग, ये जरूर आता है कि अनुवांशिक रोग, ये रोग कैसा है। तो अनुवांशिक आता है इसमें, अनुवांशिक रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी प्रसारित होती है, मतलब कि हस्तांतरित हो जाती है। एक किसी, अगर आप में नहीं है या आपके पूर्वजों में कोई बीमारी है, तो वो आपके बच्चों तक आ सकती है। ये गुणसूत्रों के गड़बड़ी की वजह से होती है। किसी किसी में गुणसूत्र क्या है, अधिकता की वजह से होता है, किसी किसी में कमी की वजह से होता है, तो ऐसा भी है। तो इसमें उदाहरण कौन कौन से है? टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, फ्लाइन फेक्टर सिंड्रोम और पटाओ सिंड्रोम और हीमोफीलिया बढ़ानता, ये सब आता है। ये सब कैसी बीमारियां हैं? ये एक अनुवांशिक रोग है। ठीक है, अनुवांशिक रोग है जो जीन के द्वारा या वंशज के द्वारा बच्चों में जो है आ जाती हैं, स्थानांतरित होकर। टर्नर सिंड्रोम, चलिए देखते हैं टर्नर सिंड्रोम का क्या है। ये है टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम जो है, स्त्रियों में होने वाले इस रोग का कारण जनन क्षमता नहीं होती है। मतलब देखिए क्या बताया गया है, टर्नर सिंड्रोम में स्त्रियों में होने वाले इस रोग के कारण जनन क्षमता नहीं होती, मतलब जनन क्षमता में कमी आ जाती है। इसके केवल एक ही गुणसूत्र, मतलब उसमें केवल एक ही जो है लिंग गुणसूत्र, एक ही लिंग गुणसूत्र, मतलब 44 प्लस ओ XO उपस्थित होता है, मतलब उनमें 44 होता है। 44 गुणसूत्र तो होते नहीं है, देखो 33 होते हैं ना, तो 46 गुणसूत्र है, लेकिन उसमें 44 गुणसूत्र। इसके कद छोटा होता है। इनका लक्षण क्या है कि कद छोटा होगा और तथा जन्नांग एवं अंडाशय अल्प विकसित होंगे, मतलब स्त्रियों का जो जन्नांग है, अंडाशय है, वो सही से विकास ही नहीं होगा उसमें। तो ये मैंने बताया नहीं कि इसके पहले की जो है गुणसूत्रों की कमी और अधिकता से होती है। तो ये टर्नर सिंड्रोम है, ये गुणसूत्रों की कमी की वजह से होती है, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, अभी आ गया डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम देखिए, इसका पता जो JL डाउन ने लगाया था, जे डाउन सिंड्रोम अपने नाम पे ही उन्होंने रख दिया। किसने लगाया था? JL डाउन ने, ठीक है, लगाया था। इससे रोगी का शारीरिक व मानसिक विकास रुक जाता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, शारीरिक और मानसिक विकास ही रुक जाता है और रुक हो जाता है। इसे मंगोलिज्म नाम भी कहा जाता है। मतलब इसे जो डाउन सिंड्रोम है, देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बनता है कि डाउन सिंड्रोम को किस और नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? मंगोलिज्म नाम से जाना जाता है। इसमें क्या इसके लक्षण होते हैं? सिर छोटा और चपटी नाक होती है। ठीक है, ये हो गया डाउन सिंड्रोम। क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम, इस रोग में व्यक्ति के अंदर 2 गुणसूत्र तथा 1 वाई गुणसूत्र उपस्थित होता है। मतलब कि उनमें जो है गुणसूत्र, अब आपको पता होगा कि पुरुषों में कितने होते हैं, X और Y गुणसूत्र होते हैं, स्त्रियों में होते हैं X गुणसूत्र। तो उसमें क्या है? फैक्टर सिंड्रोम, क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम में, इस रोग में व्यक्ति के अंदर X गुणसूत्र तथा 1 Y गुणसूत्र उपस्थित होता है।
इस रोग से पुरुषों में होता है और जिसके गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। देखिए 46 के बजाय 47 हो गए। वहां पे टर्नर सिंड्रोम में क्या था, 44 थे, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कमी थी, और यहाँ पे 46 के बजाय 47 हो गए, एक ज्यादा गुणसूत्र हो गए। इससे ग्रसित पुरुष नपुंसक होते हैं। कैसे होते हैं, नपुंसक होते हैं। जो क्लाइम फैक्टर सिंड्रोम होता है, इससे क्या है, पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कटाऊ सिंड्रोम, इस रोगी का होठ बीच से फट जाता है। कैसा हो जाता है, फट जाता है। रोगी मंद बुद्धि से प्रभावित होता है। मतलब ये सब अनुवांशिक ही हैं, ये जो बीमारियां थी अनुवांशिक बीमारियां हैं। इससे क्या है, रोगी का होठ फट जाता है और मंद बुद्धि का महसूस होता है कि मंद बुद्धि कम बुद्धि का होता ही है। हीमोफीलिया, इस रोग के वाहक स्त्रियां होती। इस रोग में रुधिर के जमने की क्षमता क्षीण हो जाती है। हीमोफीलिया को प्रभावित करने वाला जीन अप्रभावित होता है, जो एक्स गुणसूत्र पर स्थिर होता है। वर्णांता, इससे ग्रसित व्यक्ति में लाल हरा, ये अलग है। तो देखिए हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया में ये होता है कि जो जिनके अंदर है, ये भी एक अनुवांशिक रोग है, जो जीन के द्वारा या बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी किसी में भी हो सकता है, जो माता पिता के द्वारा जो है बच्चों में आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो खून के थक्का बनता है, खून के थक्के बनने की शक्ति जो है क्षीण हो जाती है, मतलब वो खून का थक्का बन ही नहीं पाता है। और उनमें क्या होता है, एक गुणसूत्र पर ही स्थित होता है, मतलब एक ही गुणसूत्र पर ही वो स्थिर होता है व्यक्ति, क्योंकि उसके अंदर कमी होती है। तो उसका जो है ना हीमोफीलिया जो होता है, खून का थक्का बन नहीं पाता, तो इसकी वजह से जो ये वाहक होता है ना अप्रभावित होता है। मतलब जिसके अंदर है उसको तो ये फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनसे होने वाले जो फर्क तो पड़ता है इतना नहीं, लेकिन उससे जो होने वाली संतानें है ना, उनपे जो है ये इफेक्ट ज्यादा दिखता है, और उनपे जो है ये एक स्थानांतरित हो जाता है ये बीमारी। ठीक है, आगे है वर्णांधता, इससे ग्रसित व्यक्ति में लाल वर्णांधता, इससे ग्रसित व्यक्ति में लाल हरा रंग के अंतर करने की क्षमता नहीं होती है। देखिए इसमें क्या होता है, वर्णांधता में लाल हरा रंग जो है वो पहचानने की क्षमता उसके अंदर नहीं होती है, क्षीण होती है। इसे प्रोटीन दोष या लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। अगर ये आ जाए कि प्रोटीन दोष वर्णांधता है, तो कौन सा है, वर्णांधता रोग को प्रोटीन दोष भी कहते हैं और लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। लाल हरा अंधापन रोग जाना जाता है किस नाम से, वर्णांधता नाम से। ठीक है, ये ऐसे भी आ सकता घुमा के। इस रोग के वाहक स्त्रियां होती हैं। इस रोग का अप्रभावी जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित है। देखिए ये भी वैसे ही है कि एक ही गुणसूत्र पर प्रभावित होता है। मिनीमाटा रोग, देखिए मिनीमाटा ये भी एक मतलब यह रोग बीमारी शरीर में पारा की अधिकता से होता है। इसमें क्या होता है कि पारा की अधिकता हो जाती है। पारा की अधिकता की वजह से प्रारंभ में यह बीमारी जापान में मिनीमाटा खाड़ी या संक्रमित मछलियों के खाने से। देखिए पारा में जो है ना, ये मतलब मिनीमाटा रोग में जो पारा की अधिकता हो जाती है, पेयजल द्वारा या खाने पीने में पारा की अधिकता हो गई, तो उसकी वजह से मिनीमाटा रोग होता है। ठीक है, के अंदर मछलियों की वजह से होती है। इनके लक्षण क्या है ये देख लेते हैं। अंग, होठ तथा जीभ काम करना बंद कर देते हैं तथा मानसिक असंतुलन होता है। देखिए होठ और जीभ जब काम करना बंद हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसके दिमाग पे असर होगा, वो बोल नहीं पाएगा, व्यक्ति तो लगेगा कि ये जैसे पागल सा है, पागलपन है ना, ऐसा महसूस होगा। इटाई रोग, ये भी देखिए एक रोग है। इटाई रोग कैडमियम की प्रदूषण से होती है। लक्षण अस्थियों तथा जोड़ों में दर्द, मतलब जोड़ों में दर्द जैसे गठिया वगैरह है, ऐसे होता है। और इसमें क्या होता है कि कैडमियम के प्रदूषण से होता है। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है, यह बीमारी पेयजल में नाइट्रोजन की अधिकता से होती है। देखिए मिनीमाटा जो रोग होता है पारा की अधिकता से होता था, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है वो पेयजल में नाइट्रोजन की अधिकता से हो रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने से हीमोग्लोबिन की क्रिया करके सक्रिय पदार्थ अवरुद्ध हो जाते हैं, अवरुद्ध कर देता है, फलता नवजात से नीला पड़ जाता है। देखिए यहाँ पे अक्रिय लिखा है, यहाँ पे सक्रिय होगा, सक्रिय पदार्थ अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, ये होगा। तो ये क्या है कि जो हीमोग्लोबिन की क्रिया में जो है ये मतलब सक्रिय पदार्थ अवरुद्ध हो जाता है, हो नहीं पाता है, तो जिससे जो शिशु होता है वो बिल्कुल नीला पड़ जाता है। जो ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाम ही है ब्लू, नीला पड़ना है ना, बेबी सिंड्रोम जो बच्चों में होता है, तो ये नाइट्रोजन की अधिकता से होता है। ठीक है, तो आई होप हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको समय से मिले। और इसके पहले जो जितने भी मैंने क्लास करवा लिए हैं वो आप जरूर देख लेना। इसके पहले मैंने ज्यादातर प्रैक्टिस सीरीज चलाई है, प्रैक्टिस सीरीज। अब मैं सोच रही हूँ कि थ्योरी थोड़ा थोड़ा करके कराऊं, फिर उससे संबंधित जो है क्वेश्चन बना के ले आऊँ, ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा जैसे अब आपने थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी पढ़ने के बाद क्या होता है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पकड़ पाएंगे और आंसर भी बताने में आपको सरल और ईजी लगेगा, जल्दी से समझ में आ जाएगा, है ना। उसमें हमें एक्सप्लेन जो करते हैं, एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अब तक के लिए यहीं तक।